बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कौम में एक बहस छिड़ गई है कि मुदाखलत और साजिश में क्या फ़र्क है। ये अगरचे एक मुज़िका खेज़ी बात है कि मुदाखलत को तो तस्लीम किया जा रहा है, लेकिन हमारी सियासी जमातें कहती हैं कि नहीं, मुदाखलत मानी गई है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, और जो कमेटी का इजलास हुआ था उसमें यह तो कहा गया था कि मुदाखलत है, लेकिन साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ था। भाई, मुदाखलत जो है वो साजिश की आखिरी स्टेज होती है, उसकी एग्जीक्यूशन स्टेज होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज होती है। मुदाखलत तब होती है जब साजिश को अमली जामा पहनाना होता है। तो ये मैं पहले दिन से मेरे शो में जितने लोग शरीक होते हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि ये मुदाखलत थी, साजिश नहीं थी। भाई, मुदाखलत और साजिश में आप कैसे फ़र्क कर रहे हैं, और मुदाखलत को कैसे आप गैर अहम समझ रहे हैं, और अगर वो साजिश होती तो वो ज़्यादा अहम होती। तो जो अगर साजिश हुई है तो उसके बाद ही मुदाखलत हुई है, और अगर मुदाखलत हुई है तो उससे पहले कोई ना कोई मंसूबा तैयार हुआ था। तो DGISPR ने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि जी, एलामिये में मुदाखलत का जिक्र किया गया है और मुदाखलत हुई है, और तभी तो उसका रद्द-ए-अमल दिया गया है। लेकिन साथ ही जैसे ही DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं देख रहा था कि बहुत सारे सहाफ़ियों ने और कुछ टीवी चैनल्स ने भी ये फट्टे मारने शुरू कर दिए। कुछ जो सहाफ़ी हैं उन्होंने ट्विटर्स पर ट्वीट्स करना शुरू कर दी कि देखें जी, DGISPR ने कह दिया कि कोई साजिश नहीं हुई थी। तो उसके बाद से फिर एक ट्रेंड बना है कि साजिश या मुदाखलत, साजिश नहीं मुदाखलत। तो अब एक फ़र्क ढूंढा जा रहा है कि भाई, साजिश और मुदाखलत में क्या फ़र्क है। यानी आप साजिश को तो बुरा मान रहे हैं, मुदाखलत को बुरा ही नहीं मान रहे। ये कैसी बात है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की हुकूमत को तब्दील करने के लिए मुदाखलत की है, तो आप इस मुदाखलत का बुरा क्यों नहीं मान रहे। ये बड़ी एक अहम बात है। दूसरा, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, अब क्योंकि मुख्तलिफ तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है, कुछ लोग समझते हैं कि उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए थी क्योंकि उन्होंने एक और नया मौजू दे दिया है कौम को। अगर वो अपनी पोजीशन जो है वो वाज़े करने की कोशिश में अपनी पोजीशन को ज़्यादा मुबहम ना बनाते तो ज़्यादा बेहतर था। यानी मुख्तलिफ तरह के तबसरे हो रहे हैं। शेख रशीद साहब ने अलबत्ता दिलचस्प बात की है समा TV पर आकर। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और अहम बात भी की। उन्होंने कहा कि इमरान खान बहुत सारे राज अफशा कर सकता है, उसको रोक सकते हो तो रोक लो। यानी कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन ही वाहिद हल है। इमरान खान को जैसे दीवार से लगाकर ये ख़त के मामले पर जो है वो इस सारे कज़िये को आवाम के सामने रखने पर मजबूर किया गया, ऐसा ना हो कि इमरान खान और बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो कौम के सामने रखने पर मजबूर हो जाए। ये शेख रशीद साहब का कहना था। लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, या मुझे नहीं लगता कि इमरान खान जो है वो ज़िच होकर या परेशान होकर जो है वो सामने ले आएंगे ऐसी चीज़ें जो वो अभी नहीं लाना चाहते। बहरहाल, ये शेख रशीद साहब का मौक़िफ़ था। कई चीज़ें इस वक्त मुल्क में हो रही हैं और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें ज़ेर गौर हैं, जिसमें से एक जो है वो ट्विटर के हवाले से है कि ट्विटर को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आ रहा है। और आपने देखा कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो टैग है, इस पर कोई मिलियंस की ट्वीट्स हो चुकी हैं, और ये किसी सूरत जो है ये हैशटैग जो है वो ट्विटर से हट नहीं रहा। बल्कि जैसे ही कोई इस तरह की बात होती है, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसके बाद इस हैशटैग को इस्तेमाल करते हुए ट्वीट्स और बढ़ गई। तो इससे जो है वो हुकूमत के लिए बहुत परेशानी बनी हुई है, नई हुकूमत के लिए। तो ख़बर ये है कि नई हुकूमत ने, यानी शहबाज शरीफ साहब ने ट्विटर को पर पाबंदी लगाने पर गौर किया और इत्तेहादियों से मुशावरत की, जिसकी आसिफ जरदारी साहब ने बहुत सख्ती के साथ मुखालिफत की है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये हुकूमत ये फ़ैसला करती है कि ट्विटर पर पाबंदी लगा दी जाए, तो ये बहुत अहमकाना फ़ैसला होगा, इसलिए कि अभी लोगों का कितासिस हो रहा है। लोग अपना एग्रेशन जो है वो ट्विटर के ऊपर दे रहे हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन जैसे ही ट्विटर बंद किया जाएगा, उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाएगा, तो वो अपना एग्रेशन दिखाने के लिए फिर जलसों का हिस्सा बनेंगे, फिर वो सड़कों पर आएंगे, फिर वो लिबर्टी में जमा होंगे, फिर वो चौक आज़म में जमा होंगे, फिर वो जो है वो मुल्तान और बहावलपुर के मरकज़ी बाज़ारों में और फैसलाबाद के घंटाघर चौक में जमा होंगे, फिर वो कराची के मिलेनियम मॉल में जमा होंगे, 3 तलवार पे जमा होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप आवाज़ बंद कर देंगे, किसी को कहने का मौका नहीं देंगे, तो वो फिर अपने एग्रेशन के इजहार के लिए दूसरे रास्ते इस्तेमाल करेगा। और फिर अगर आप ट्विटर बंद कर देंगे तो वो टिकटॉक पर आ जाएगा, आप टिकटॉक बंद कर देंगे तो वो फेसबुक पर आ जाएगा, फेसबुक आप बंद कर देंगे वो यूट्यूब पर आ जाएगा। आप कहाँ कहाँ से रोकेंगे, किस किस को बंद करेंगे? ट्विटर को बंद करना मसले का हल नहीं है, इससे एग्रेशन और बढ़ेगा। तो ये अगर तजवीज़ ज़ेर गौर है
कि ट्विटर को बंद कर दिया जाए तो ये बड़ी अजीब व गरीब सी बात है। वैसे मैं हैरान हूँ कि इस वक्त जो फैसले हैं वो शहबाज शरीफ साहब कर कैसे रहे हैं, क्योंकि एक मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस था जिसका हम अक्सर अदालतों में हवाला सुनते हैं। मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस ये कहता है कि जब तक कोई भी हुकूमत काबीना से मंजूरी नहीं लेती तब तक वो फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। यानी फ़र्ज़ कीजिए आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं तो काबीना से आप मंजूरी लेंगे, या आप कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं तो अच्छा सॉरी मैं मिसाल तो पेट्रोल की दे रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि पेट्रोल की कीमत के लिए भी ये होता है या नहीं, इसको मैं चेक कर लूँगा वैसे। लेकिन जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं जहाँ पर आपको कोई फैसला करना है वहाँ पर हुकूमत जब तक काबीना से मंजूरी नहीं लेती तब तक वो फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो शहबाज शरीफ साहब ये तनख्वाहें जी 10% बढ़ा दें, पेंशन 10% बढ़ा दें, अब कम कर दें, ख़त्म कर दें, मेट्रो चला दें, पूरे महीने के लिए फ्री कर दें जी मेट्रो, और सिफारती पासपोर्ट जारी कर दें। ये इतने सारे फैसले काबीना की मंजूरी के बगैर शहबाज शरीफ साहब कैसे कर रहे हैं और इसकी क्या हैसियत होगी? क्या इसको अदालत में चैलेंज किया जा सकेगा कि भाई आपने काबीना से मंजूरी तो ली ही नहीं है तो आप ये कैसे कर रहे हैं? तो काबीना से मंजूरी ना लेना और काबीना का ना बन पाना, ये शहबाज शरीफ साहब का एक और इम्तहान है कि काबीना जो है वो बना नहीं पा रहे और काबीना के ना बनने की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब आना नहीं चाहते, वो देख रहे हैं कि ये हुकूमत तो नाकाम होने जा रही है पहले दिन से ही। इसको पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, अगर ये 25 रुपये कीमत पेट्रोल की बढ़ा देती है तो बड़ा मसला हो जाएगा, एक एग्रेशन और आएगा आवाम की तरफ से, उस एग्रेशन का कैसे सामना करेंगे? फिर ये कि अभी आसिफ जरदारी साहब ज़रा हालात और माहौल भी देखना चाहते हैं, कितने लोग निकलते हैं इमरान खान के लिए, क्या ताने देते हैं, क्या इल्ज़ाम लगते हैं, क्या मुकदमा बनता है, यानी इमरान खान अवाम की अदालत में क्या मुकदमा बनाते हैं, आइंदा दिनों में क्या हालात और क्या माहौल बनता है, कितना दबाव बढ़ पाता है। तो आसिफ जरदारी साहब इसको अपने सीने पर झेलना नहीं चाहते, इसलिए वो काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे और एमक्यूएम भी नहीं बन रही। इस पर वैसे मैं कल सुबह बात करूंगा तफसील से, क्योंकि मैंने इस पर कॉलम लिखा है और मैंने उस पर मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें हैं, जो मुख्तलिफ एंगल्स हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। तो सुबह ही उस पर ज़रा कुछ बात करेंगे कि काबीना बनाने में रुकावट क्या क्या है, चूँकि मैंने इसी मौजू पर कॉलम भी लिखा है, ज़रा सुबह छप जाए कॉलम, फिर मैं उसका कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन बहरहाल बात यह है कि काबीना ना बनने की वजह से शहबाज शरीफ साहब को मामला तो आगे चला नहीं पा रहे और चला सकते भी नहीं हैं, क्योंकि कानूनी कदगन है। मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस को देख लीजिएगा, इसका अक्सर अदालतों में हवाला आता है कि जब आपने काबीना से मंजूरी ही नहीं ली, जैसे मॉडल टाउन केस में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर ये जिक्र हुआ कि जो JIT बनाई गई उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से, उस JIT की चूँकि काबीना ने मंजूरी नहीं दी थी तो इसलिए वो JIT कायम नहीं रह सकती। आज़म तारड़ साहब ने, एहसन भून ने और मुख्तलिफ लोगों ने खड़े होकर दलाइल दिए थे कि मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस का हवाला दिया था कि भाई मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस में अगर काबीना ने मंजूरी नहीं दी तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि JIT गैर कानूनी है, इसलिए नई JIT बनाई जाए। बहरहाल अदालत में ये केस चल रहा है और साल से चल रहा है और मेरा ख्याल है 2050-60 तक तो शायद चले, या अगर फैसला जल्दी आना है तो फिर 50-60 तक चलेगा, और अगर फैसला देर से आना तो शायद फिर ये 2300 कुछ में जाकर इसका फैसला और हो सकता है हो ही ना कभी ज़िंदगी में। एनीवे बहरहाल ये जो सूरत हाल है इसकी शहबाज की काबीना की, वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो है सोहेल वड़ाई साहब का 19 सेकंड का क्लिप जिसने एक भौंचाल बर्पा किया हुआ है। सोहेल वड़ाई साहब ने अपने जियो के प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा इमरान खान को 19 सेकंड का क्लिप है और 5 लाइनें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं इमरान खान को सिर्फ पार्लियामेंट ने नहीं भेजा, इनको सुप्रीम कोर्ट ने भी भेजा, इनको फौज ने भी भेजा, इनको सारे इदारों ने मिलकर रुख्सत किया, इनका जाना मल्टीपल एफर्ट से मुमकिन हुआ। ये सोहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं और वो होशो हवास में ज़ाहिर कह रहे हैं। मैं दोहरा दूं अगर आप मज़ीद इस पर जो है वो उनकी लाइनें सुनना चाहते हैं। इमरान खान को सिर्फ पार्लियामेंट ने नहीं भेजा, उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी भेजा, उनको फ़ौज ने भी भेजा, उनको सारे इदारों ने मिलकर भेजा, उनका जाना मल्टीपल एफर्ट से मुमकिन हुआ। ये वो सोहेल वड़ाई साहब हैं जो ये भी दावा करते रहे हैं कि नवाज शरीफ की कहीं बातचीत चल रही है। आज से 8 महीने पहले कहते थे, 6-8 महीने पहले नवाज शरीफ की कहीं बात चल रही है, नवाज शरीफ की मुलाकातें हो रही हैं, नवाज शरीफ के नुमाइंदे मिल रहे हैं। आज DGI से सवाल भी हुआ कि नवाज शरीफ से मुलाकातें होती रही हैं, उन्होंने इसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे नुमाइंदे या उनके नुमाइंदे आपस में नहीं मिले या नवाज शरीफ से कोई मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन बहरहाल सोहेल वड़ाई साहब जो हैं वो ये दावे करते रहे हैं। तो आज वो कह रहे हैं मल्टीपल एफर्ट्स हुई हैं जिसके नतीजे में इमरान खान का जाना मुमकिन हुआ है। इतनी आसानी से इमरान खान को ये ना समझिए कि पार्लियामान ने उसको घर भेजा। तो सोहेल वड़ाई साहब का ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी हुई है जी, आइन ने अपना रास्ता लिया है जी, कानून ने अपना रास्ता लिया है, कानून ने जो है वो आइनी तरीके से इमरान खान को घर भेजा गया है। तो ये बहसें मैं सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सुनकर आया हूँ इस्लामाबाद से, ये बहसें मैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी बहुत सुनकर आया हूँ, लेकिन सोहेल वड़ाई साहब बहरहाल कुछ और कहानी सुना रहे हैं। तो लुब्बे लुबाब ये है कि साजिश नहीं मुदाखलत जो है ये इस वक्त कौम का सबसे बड़ा मौजू बना हुआ है और वो समझते हैं, और मेरा ख्याल है ये बात भी सही है अगर उसूली तौर पर देखा जाए। और मैं पहले दिन से ये मौक़िफ़ लिए हुए हूँ कि मुदाखलत को आप साजिश क्यों नहीं मानते, या इसको उसी का हिस्सा क्यों नहीं मानते, या मुदाखलत को साजिश की बहन क्यों नहीं मानते। ये एक ही चीज़ है, साजिश होती है, साजिश तैयार होती है तो मुदाखलत होती है। और किसी ने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि साजिश बुज़दिल तैयार करते हैं, मुदाखलत करने वाला तो हमलावर होता है। यानी बुज़दिल साजिश तैयार कर रहा है तो वो तो बुरा होगा, और जो हमलावर हो रहा है उसको आप माइंड नहीं कर रहे, उसको आप बुरा नहीं मान रहे। तो ये जो हमारी अपोजिशन कह रही है कि नहीं जी मुदाखलत की बात हुई है एरामिया में, तो साजिश की बात तो नहीं हुई, तो भाई मुदाखलत जो है वो क्या बहुत अच्छी नेक पाक चीज़ है जो साजिश बुरी है। तो बहरहाल यह बहस चल रही है, अब देखें इसका क्या नतीजा निकलता है। तमाम नज़रें जो है वो अब लगी हुई हैं कराची के जलसे पर, जो कल का सैटरडे का जलसा है इमरान खान का, और उसके लिए जो कराची में तो खैर आज भी गुज़श्ता रात को भी लोग बाहर बहुत निकले हुए थे। तो अब देखें कराची का जलसा और फिर उसी दिन उन्होंने पाकिस्तान भर में कॉल दी हुई है, तो मूवमेंट कैसी बना पाते हैं इमरान खान साहब, ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।